equation started Nernst equation. So equation और देख लेते हैं Nernst equation पे. एक बार इसको ट्राई करो सब लोग. मेनली इसमें जो नंबर ऑफ मतलब रिएक्शंस लिखना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकालना वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकालना कैसे निकालते हैं ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस करके. तो बस आपको ये पता होना चाहिए एक में 3 है एक में 2 है तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 6 हो जाएगा. ये आ गया नेट रिएक्शन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो गया 6. E नॉट या E इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना. ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी को फर्क नहीं पड़ता मैं इसको रिएक्शन को ऐसे लिखूं या इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं. समझ में आती सबको ये बात? ठीक है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम है ना. इस रिएक्शन में मैंने ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना ये बात. तो क्या क्या चेंज हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज चेंज हो जाएगा. 6 की जगह 12 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है बच्चों? डेल्टा जी नॉट चेंज हो जाएगा. बट डेल्टा जी नॉट और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. ई नॉट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड एन. समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? So E naught is an intensive property, delta G naught or N are an extensive property. I hope आपको याद होगा सभी extensive, intensive. किसी को डाउट हो तो पूछ लेना. थर्मोडायनामिक्स चैप्टर की चीज है ये. एक्सटेंसिव मींस जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया रिएक्शन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज चेंज हो गया. थर्मोडायनामिकल जो वैल्यूज होंगी डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट वो भी चेंज हो जाएंगी, लेकिन ई नॉट सेम रहेगा बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ई की वैल्यू भी सेम आएगी बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ऑलराइट, ठीक है. ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है, और उसी बेसिस पे फिर ठीक है. और आप ये तो आपको समझ आएगा नर्स्ट इक्वेशन लगाना कि इससे कैसे ई नॉट कैसे निकालना है कैथोड माइनस एनोड करके. फिर आप क्या करोगे, माइनस 0.0591 बाय एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज 6 लॉग ऑफ एल्यूमिनियम आयन का स्क्वायर अपॉन कॉपर आयन का क्यूब, कॉपर कंसंट्रेशन का क्यूब.
ठीक है ना। तो इतना ज्यादा वैसे कैलकुलेटेड क्वेश्चन कम ही आता है, बट ठीक है, आइडिया हो गया मैं कि भाई ना ये क्या होता है। ओके, एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि करो जो ये एक क्वेश्चन ये और ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ये। कैलकुलेशन होती है, इसलिए नीट में भी आ सकता है, मेंस में आ सकता है। देखो एक बार, कॉन्सेप्ट अच्छा है। हाँ जी, कोई बताएगा इसका आंसर? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एफ का वैल्यू 96.5 किलो जूल्स में। सिर्फ हमने इसमें क्या रखना है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकाल के रखना है, ई नॉट आ जाएगा। राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कैसे आएगा, किसी के लिए भी कैलकुलेट कर दो। एल्यूमिनियम कितने हैं, 4/3। कितने एल्यूमिनियम एटम्स है, 4/3, और एक एल्यूमिनियम के लिए 3 का चेंज है। तो हमारा एक एल्यूमिनियम के लिए कितने का चेंज है बच्चों, 3 का। 4/3 एल्यूमिनियम एटम्स के लिए कितने का चेंज हो जाएगा, 4 का। एनी डाउट? चेंज ऑफ 3 फॉर 1 एटम, 4/3 एटम्स के लिए 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज। ठीक है, उठा के यहाँ पे रख दिया। ई नॉट आ गया 10/4, 2.5 वोल्ट। सिंपल। करो सेकंड क्वेश्चन ट्राई ऐसी।
कंबशन रिएक्शन में कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकालना हो, क्या याद रखना है आपको, O2 का जो भी, O2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए जो भी कोफिशिएंट है उसको 4 से मल्टीप्लाई मार दो, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए एन फैक्टर का जो चेंज आता है, O2 के लिए जो चेंज आता है वो 4 का आता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज फॉर O2, समझ आ रहा है सबको, 4। तो 7/2 O2 के लिए मल्टीप्लाई मार दो 4 से, अंडरस्टूड। 14 इलेक्ट्रॉन्स, कितना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, 14, ठीक है। शॉर्टकट है ये, बस उसके बाद फॉर्मूले में रख दो वही, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, अंडरस्टूड। ई नॉट आ गया इस बार, इससे 10/14 वोल्ट, क्लियर, सीधे आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकालना है तेजी में इलेक्शन रिएक्शन से, और वैल्यूज रख के आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा जी नॉट और एन से ई नॉट आ जाता है, और डेल्टा जी नॉट और एन आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ई नॉट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सब हमने देख लिया। ओके, मूविंग ऑन। नर्स्ट इक्वेशन हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। कंसंट्रेशन सेल होता है, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, जिसमें कैथोड एनोड सेम होते हैं, सिर्फ कंसंट्रेशंस में डिफरेंस होता है। ऑलराइट, C1 मोलर C2 मोलर दोनों सेम है तो E नॉट 0 हो जाएगा, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है। इसके लिए E निकालने के लिए सिंपल है, हमें रिएक्शंस लिखनी होती है, कैथोड की, एनोड की। ये कैथोड का रिएक्शन, कैथोड में कंसंट्रेशन C2, एनोड में कंसंट्रेशन C1, इसे आपने किया हुआ भी होगा, C1 C2 क्यों लिख रहे हैं अलग अलग, ताकि हमें Q का वैल्यू मिल जाए, किसका वैल्यू मिल जाए, Q का। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, सुना रहा हूं, C1 राइट साइड में, C2 लेफ्ट साइड में। E is equal to E naught, which is 0 minus 0.0591 by n log Q. Q is this products upon reactants. समझ आ रहा है सबको, concentration cell सीधे नर्स्ट इक्वेशन चिपकाया है, and it came out to be 0.0591 by 2 log C2 by C1, ठीक है। C2 जब ज्यादा होगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, सेल स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो फॉर सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे नीट में भी आए हुए हैं बहुत बार, जी मींस में भी आए हुए हैं। C2 ग्रेटर देन C1 तो वैल्यू लॉग की पॉजिटिव आएगी, और E क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्लियर है बच्चों, ओके। कैथोड पे हमेशा ये कंसंट्रेशन ना कैटायन की ज्यादा होनी चाहिए। लॉजिकली भी सोच सकते हो, अगर आपको मैथ्स नहीं लगानी, लॉजिकली सोच सकते हो, जितना ज्यादा कैटायन का क्या होगी, ज्यादा होगी, वही जितने ज्यादा कैटायंस पड़े होंगे उतना ज्यादा वो रिड्यूस होना चाहेंगे, है ना। तो जब रिड्यूस होना चाहेंगे, ठीक है, तो कैथोड पे हैं, कैथोड पे रिडक्शन ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कैटायन का कंसंट्रेशन, ठीक है, लॉजिकली दिमाग लगा के सोच के बिना मैथ्स लगाए भी आप बता सकते हो C2 ग्रेटर देन C1, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अंडरस्टूड बच्चों, ठीक है। C2 अगर ज्यादा होगा तो कैटायन की कंसंट्रेशन कैथोड पे ज्यादा होगी, तो उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो कैथोड पे रिडक्शन ही होता है, सेल स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ऑलराइट, हाफ सेल्स, सिर्फ हाफ सेल्स की बात करें, ये पूरे सेल थे, हाफ सेल मतलब सिर्फ एक पार्ट, कैथोड या एनोड। सबसे पहला होता है मेटल, मेटल आयन हाफ सेल, उसमें भी यही चीज है, ठीक है। कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मेटल रॉड डिप्ड इन मेटल आयन सॉल्यूशन। नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे ई रिडक्शन निकालने के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन, रिडक्शन का इक्वेशन लिखेंगे, रिडक्शन का रिएक्शन लिखेंगे, -0.0591 by 2 log
1 बाय कॉपर आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो जो ई रिडक्शन आएगा, आ रहा है सबको एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है, ई रिडक्शन जो आएगा वो आएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉपर आयन कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा है, कॉपर आयन कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा है, ई रिडक्शन रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो रिडक्शन होने की टेंडेंसी कॉपर आयन कंसेंट्रेशन या कैटायन की कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अंडरस्टूड? सेम जो अभी मैंने ऊपर बताया था वो। सेकेंड हाफ सेल है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड He। शी क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर जो मेटल है, मेटल का रॉड बन सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो नहीं कर सकती, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम या इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। प्लेटिनम स्ट्रिप, प्लेटिनम वायर, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं प्लेटिनम का फॉर एग्जांपल। इसलिए कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना, हाफ सेल कुछ ऐसा बना हुआ दिखेगा। दूसरा एंड पे दूसरा इलेक्ट्रोड हो सकता है, बट पूरा इलेक्ट्रोड जो सिर्फ हाइड्रोजन का होगा, उसमें 3 चीजें होंगी, इनर्ट प्लेटिनम, इसलिए प्लेटिनम लगा होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन। क्लियर? इसको आप करोगे तो सीधे आपको पता है क्या आता है, -0.0591 इंटू pH। ठीक है, -0.0591 इंटू pH। एच आयन कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अंडरस्टूड? तो ई रिडक्शन इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो, -0.0591 इंटू pH। ऑलराइट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एच आयन कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन। और H2 तो 1 बार रहता ही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशंस। और उसका E या E नॉट कितना आता है, 0 वोल्ट है ना, उसको हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना हुआ है। क्या माना है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसके रेफरेंस में बाकी सबका वैल्यू निकाला हुआ है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर अस। उसके रिस्पेक्ट में बाकी इलेक्ट्रोड्स का अंडरस्टूड एवरीवन। तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। उसका ई नॉट 0 होता नहीं है, एज्यूम किया हुआ है, एज्यूम्ड टू बी, थ्योरेटिकल पॉइंट है। क्लियर एवरीवन? ओके, इसके क्वेश्चंस बच्चों जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, इसके क्वेश्चंस आप डायरेक्टली ये अप्लाई करके भी कर सकते हो। ई रिडक्शन आ जाएगा -0.0591 टू pH फॉर एग्जांपल। ठीक है, समझ आ रही बात? ये दे रखा है आपको सेल, क्या हो गया, पहली बात तो ये कंसंट्रेशन सेल होगी, दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोड, तो क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन सेल। अभी किया था हमने, ई नॉट तो हो गया 0 वोल्ट। ऑलराइट, अच्छा, इसका ई निकालने का तरीका सीधा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। सीधे आप इसको अप्लाई करोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है, -0.0591 इंटू pH। समझ में आ रही बात? ये हो गया कैथोड का ई रिडक्शन, -0.0591 इंटू pH, ये हो गया एनोड का ई रिडक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आंसर सीधे आ जाएगा इसमें, ये प्लस हो जाएगा 0.0591 इंटू
3 minus 2. अंडरस्टूड एवरीवन? सीधे इतना वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, इसको तेजी से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा होगा, आप डायरेक्टली उसका ई रिडक्शन यूज करो, -0.05 अंडरस्टूड? अभी समझाया था आपको कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एचाइन का, है ज्यादा, पीएच कम मतलब एचाइन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ऑब्वियसली वैल्यू कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही है। सेल कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो अभी जो चीज क्लियर थी आपको, फिर से उसी को चीज को यूज कर सकते हैं हम। स्पॉन्टेनियस सेल आ रहा है बिकॉज कंसंट्रेशन एट कैथोड, concentration of cation at cathode is higher. At cathode is higher. बताओ चुप, क्लियर है सबको ये, है ना? कैटायन पे जब, कैथोड पे जब कैटायन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो सेल कैसा आएगा, स्पॉन्टेनियस आएगा। अंडरस्टूड? इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे बन सकते हैं। एक और करो। Find P of this cell. हाँ जी, ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि क्या करना है? पीएच, ठीक है, पीएच, ई कैथोड इज -0.0591 इंटू पीएच। एच आयन जब 0.1 मोलर होता है तो पीएच कितना हो जाता है, 1। अंडरस्टूड? सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला चिपकाएंगे। एनोड के लिए -0.0591 इंटू पीएच, वाटर के लिए पीएच कितना, 7। क्लियर बच्चों? ठीक है, इससे थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी आपकी डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के। और ई सेल आ गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अंडरस्टूड? 0.0591 into 7 minus 1 will be the answer. ठीक है, लेकिन नीट में एक दो बार इसके डेरिवेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और HN का रिलेशन पूछ के, उसके लिए भी आपको वही करना है। ई रिडक्शन का वैल्यू लिखने के लिए आपको ई रिडक्शन का क्या लिखना है बच्चों, इक्वेशन। अब ई रिडक्शन इक्वल टू कितना, ई नॉट रिडक्शन विच इज 0, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज विच इज 0, assume to be 0, -5 0.0591 by 2 log of partial pressure of H2 upon Hin का स्क्वायर। अंडरस्टूड? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 upon Hin का स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अगर Hin 10 की पावर -7 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना होना चाहिए, 10 की पावर -14 हो जाएगा, है ना? ठीक है, 10 की पावर -7 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 10 की पावर -14 हो जाएगा, है ना? जीरो करने के लिए रिडक्शन को दोनों को इक्वल कर देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये चीज, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया HIN का स्क्वायर, माइनस हटाया तो ऊपर अंदर जो है उल्टा हो गया। ठीक है, तो जो ये इतना मैथ्स लगता है नीट में भी कि अगर हमें देखना है कि E की वैल्यू पॉजिटिव आनी है, E की वैल्यू पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर E टू बी पॉजिटिव, HIN स्क्वायर अपॉन PH2 विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, और अगर नेगेटिव करना है तो ये वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अंडरस्टूड। ठीक है, एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है छोटी छोटी चीजों पे, है ना। बाकी अभी जो हमने डिराइव किया, क्या डिराइव किया, -0.0591 वो भी यहीं से डिराइव होता है। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 को जनरली हम 1 बार ले लेते हैं तो ये वाला फैक्टर गया। ठीक है, 2 लॉग लिया तो 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रिडक्शन बन जाता है 0.0591 into log of HIN concentration and minus log HIN concentration is pH, so ये यहीं से डिराइव होता है, E reduction is equal to। अंडरस्टूड। कैसे यूज करना है इसको हमने ऊपर देख लिया। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर। क्लियर टू एवरीवन? इसके अलावा आप क्वेश्चंस करो, डाउट पूछो। ये सारी मैं एक बार बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस नॉस्ट इक्वेशन पे, कंसंट्रेशन सेल पे, इतने तरह के बन सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट चीज है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या इलेक्ट्रोलिसिस। इस चैप्टर का सेकंड चीज है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में दो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, क्या रिलीज होगा और कितना कितना रिलीज होगा। दो टाइप के क्वेश्चंस ना, क्या रिलीज होगा, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर फर्स्ट, सबसे आसान। वाटर में क्या होता है, HIN और OH आयन। हमने कैटायंस एनायंस देख रहे हैं कैथोड पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स खाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एनोड पे जाएगा एनायन, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अंडरस्टूड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2, ये 4। ठीक है, ये हमें बताएंगे कितना कितना H2 रिलीज होगा। ठीक है, उसका तरीका भी देखते हैं। पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, सबसे आसान, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। HIN और OH दोनों जा रहे हैं, इसलिए pH विल रिमेन सेम, pH चेंज नहीं होगा। जब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पहले कोई और वो NaCl देख लेते हैं। NaCl सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्या होता है कैथोड पे हमारे पास दो ऑप्शन है कैटायंस के, Na+ और H+। पानी से H+ और NaCl से Na+। कौन रिड्यूस होगा, रिड्यूस होने की ज्यादा टेंडेंसी किसकी, H+ की है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कैथोड पे। एनोड पे एनायंस की भी दो ऑप्शन है हमारे पास, Cl- NaCl से और OH आयन वाटर से। अंडरस्टूड। कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि Cl, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। समझ में आ रहा है? तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहाँ पे HIN जा रहा है और OH आयन वहीं पड़ा हुआ है सॉल्यूशन। HIN धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, OH आयन वहीं पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में। pH विल इंक्रीज ग्रेजुअली, pH बढ़ती जाएगी, सॉल्यूशन धीरे धीरे बेसिक होता जाएगा। समझ में आ रही बात? ये भी ध्यान रखना है। इस कैटेगरी के और सॉल्ट्स कौन से होंगे, KCl, जो भी मोर रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्ट है। बात में आ रही बच्चों? ठीक, उनके साथ ऐसा ही होगा।
KCl हो गया, CaCl2 हो गया, उन सब के इलेक्ट्रोलिसिस में सेम चीज होगी। इनफैक्ट जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में RCONA ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का, याद है सबको? ठीक है, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो, ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें भी क्या होता है, सोडियम आयन वहीं पड़ा रहेगा, है ना, पड़ा रहेगा ना बच्चों, मोर रिएक्टिव है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन है RCONA का, कैटायन H+ जाके रिड्यूस होगा कैथोड पे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये एग्जांपल मैं क्यों उठा रहा हूँ, ताकि आपको चीजें रिलेट करके ना मिक्स क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मिक्स क्वेश्चंस ऑर्गेनिक और ये मिला के पूछ लिया। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे RCO- जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और आपको पता है तो CO2 निकलता है, और RR ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, RR बनता है ना, हाइड्रोकार्बन बनते हैं डबल कार्बन के। ऑलराइट, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए सेम कैटेगरी के, जिसमें ये सारे एग्जांपल सेम कैटेगरी के, जिसमें कैटायन रिएक्टिव मेटल है वो वहीं पड़ा हुआ है और H आयन जा रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सर आप वो T पर इंक्रीज ग्रेजुअली वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन जो पीएच? ओके यार, श्योर प्लीज पूछते रहो डाउट्स, है ना, अगर नहीं पूछोगे तो मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, बिकॉज है ना क्रैश कोर्स है, एज्यूम कि आपको आता होगा, ठीक है, प्लीज आस्क योर डाउट्स। तो इसमें यार ब्राइन सॉल्यूशन में, ठीक है, H+ जा रहा है, H+ जा रहा है ना कैथोड पे, कम हो रहा है धीरे धीरे, और OH आयन वहीं पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, और ओके तो क्या होगा, H आयन कम होते जाएंगे, OH आयन वहीं एज इट इज सॉल्यूशन। हाँ है ना, हाँ, तो NaOH बचता जाएगा, H आयन निकलता जाएगा, Cl आयन निकलता जाएगा, NaOH बचता जाएगा ना, तो सॉल्यूशन धीरे धीरे बेसिक होता जाएगा, यानी कि पीएच विल इंक्रीज ग्रेजुअली। ओके, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट में अब वही सेम चीज है, कैथोड पे दो ऑप्शंस हैं कैटायंस के, कॉपर आयन और H+। अब आपको पता है कॉपर आयन की टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, ऑलराइट, तो कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, H+ वहीं पड़ा रहेगा सॉल्यूशन पे, ऑलराइट, और एनोड पे बच्चों डाइल्यूट है, एनायन कौन है, सल्फेट आयन और OH आयन, दोनों में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन सल्फेट डाइल्यूट है, डाइल्यूट है मतलब कम है, तो जब डाइल्यूट होता है तो OH जाता है ऑक्सीडाइज होने। समझ में आ रही बात? एनी डाउट? अब क्या हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है, OH जा रहा है, H आयन वहीं पड़ा हुआ है, ऑलराइट अनन्या, तो pH विल इंक्रीज ग्रेजुअली। बात में आ रही है, सॉल्यूशन धीरे धीरे एसिडिक होता जाएगा। इस कैटेगरी के और जो बंदे होंगे वो यही होंगे, AgNO3, कॉपर के नीचे, कॉपर के साथ वाले कम रिएक्टिव मेटल्स, हाइड्रोजन से नीचे जो है, कुछ सिल्वर है, प्लेटिनम, गोल्ड है ना, तो इनके सॉल्ट जनरली कॉपर सल्फेट हो गया, डाइल्यूट AgNO3 सॉल्यूशन बोलेंगे तो भी सेम सीन बनेगा। क्लियर है बच्चों? तो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या pH will decrease gradually, right? Not increase as हाँ, मैंने गलत लिखा, एसिडिक होता जाएगा सॉल्यूशन, pH डिक्रीज ग्रेजुअली, है ना, ऊपर इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीज, ठीक है, क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट। कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट थोड़ा सा स्पेशल रिएक्शन, कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड CuSO4
दोनों में एक स्पेशल चीज क्या देखी गई है, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, और परऑक्सो डाइसल्फेट आयन बनता है। क्या बनता है? परऑक्सो डाइसल्फेट आयन। जानते हो आप लोग सब इसको, मार्शल्स एसिड का आयन है ना। क्लियर है बच्चों? परऑक्सो डाइसल्फेट आयन इंपॉर्टेंट है, आपको पी ब्लॉक में भी आता है। H2S2O8 है ना, क्या होता है? H2S2O8, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8, या फिर मार्शल्स एसिड। ठीक है, पर ऑक्साइड लिंकेज होता है इसमें। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, पर ऑक्साइड बन गया ऑक्साइड से, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना है इसको। और कहाँ आता है ये आता है H2O2 के प्रिपरेशन में। अगर आपको ध्यान हो तो प्रिपरेशन ऑफ H2O2 में भी, प्रिपरेशन ऑफ H2O2 अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से, तो उसमें एक स्टेप एनसीईआरटी में कौन सा लिखा हुआ है, इसका जो K2S2O8 बनता है उसका हाइड्रोलिसिस। बताओ जो समझ में आ रहा है, एनी डाउट? इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H2O2 बनता है ना, परऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से परऑक्साइड बनता है। ये सब मैं आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी बताऊंगा। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? सो स्पेशल चीज क्या हो रही है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, परऑक्सो डाइसल्फेट आयन बन रहा है। और कैथोड पे तो है ना, कॉपर होगा तो कॉपर जाएगा, और H2SO4 होगा तो H आयन जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एनी डाउट किसी को किसी स्टेप में? सर वो कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में इफ सोल्यूशन वो पूछते हैं कि वो अल्कलाइन बनता है या एसिडिक, उसमें इट बिकम लाइक बेसिक राइट, अल्कलाइन बनता है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में। हाँ एक सेकंड। आई थिंक ऐसी कुछ क्वेश्चन था। हाँ हाँ आप बिल्कुल होगा। तो ये देखो, आप खुद से आपको आइडेंटिफाई करना है, H आयन जा रहा है ना, और वो H आयन वहीं पड़ा हुआ है ना, बस। ठीक है, अंडरस्टूड? सेम चीज है, ओके। वहीं पड़ा हुआ है तो सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा, राइट? इसलिए मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस को। तो हमें पूरा इसमें नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कैसे होता है, किसके इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। ऑलराइट बच्चों? क्लियर है सबको इलेक्ट्रोलिसिस का? क्वालिटेटिव पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का। कौन सा पार्ट है? क्वालिटेटिव। अब कितना निकलेगा, क्वांटिटेटिव पार्ट पे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे छोटे छोटे, फैराडेज लॉ वगैरह आपको आता ही है। हाउ मच विल बी रिलीज्ड के लिए मैं जनरली ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, मोल्स इज इक्वल टू IT बाय NF, क्योंकि इससे सब कुछ आ जाता है ना। एक होता है फॉर्मूला W इज इक्वल टू ZIT, जो स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं। उसमें दिक्कत ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब जाएंगे तो हमें वॉल्यूम वगैरह निकालते वक्त दिक्कत होगी। IT बाय NF से वॉल्यूम निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी, सीधे मोल्स आएंगे इंटू 22.4 लीटर करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोल्स फॉर कैलकुलेटिंग कितने मोल्स रिलीज होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? N क्या होता है यहाँ पे, जितने इलेक्ट्रॉन से एक मोल रिलीज हो रहा हो, है ना। जैसे हमें निकालना है कितनी H2 गैस रिलीज होगी, तो एक मोल H2 गैस कितने से निकल रहा है, 2 से, 2 मोल से। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एन फैक्टर वही IT/2F कर देंगे, है ना। जिंक के लिए निकालना है कितना जिंक डिपॉजिट होगा, N कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, IT/2F कर देंगे। समझ आ रहा है? एनी डाउट? एल्यूमिनियम के लिए IT/3F कर देंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। करो एक बार।
ठीक है बच्चों, तो हमने देखा ही था वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में भी ये सब आपको ध्यान रखना है। एन फैक्टर किसके लिए कितना, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। H2 के लिए 2, OH या O2 के लिए 4 आता है एन फैक्टर। अंडरस्टूड एवरीवन? 4 इलेक्ट्रॉन्स इज द एन फैक्टर। तो H2 के मोल्स, इस फॉर्मूले का यूज समझ में आ रहा है, IT/NF का बच्चों? ठीक है, वेट निकाल के, मोल्स निकाल के फिर वॉल्यूम निकालने से बेटर है डायरेक्टली मोल्स निकालें, कैलकुलेशंस आसान ही रहेंगी। अंडरस्टूड? 1/200 या फिर जो भी है ना, 0.005 मोल्स। ओके, O2 के लिए आधे हो जाएंगे मोल्स हमेशा, O2 के मोल्स H2 से आधे आएंगे, बस 4F हो गया। क्लियर है? वॉल्यूम निकालने के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ml में देखें तो into 5 ml, यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा इसका आधा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, इस तरह से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मोल से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। मोल्स चेंज से डिक्रीज इन कंसंट्रेशन है ना, फाइनल कंसंट्रेशन निकालना होगा क्वेश्चन में कि कितना कंसंट्रेशन बचेगा, उसके लिए जो मोल्स निकालेंगे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन आ गया, उससे फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, इजी रहेगा क्वेश्चन करना। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड पार्ट है इसमें कि फाइंड वेट ऑफ वाटर डिकम्पोज्ड, कितना वाटर डिकम्पोज हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो किसी एक के मोल्स निकलने से निकल गए वो भी वैसे भी सोच सकते हो आप, या फिर अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो ओवरऑल रिएक्शन जो आ रहा है, ध्यान से देखना उसको। ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रहा है, 4H प्लस प्लस 4OH माइनस, है ना, गिव्स 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना है आपको। 4 फैराडे से, है ना, ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 फैराडे से 2 मोल्स वाटर डिकम्पोज हो रहा है। कितना मोल वाटर डिकम्पोज हो रहा है? 2, क्योंकि 4 H2O है, उसमें से 2 H2O तो राइट में मिल गया, सिर्फ 2 H2O ही तो डिकम्पोज हुआ ना। बताओ, सब कुछ मेरी मेरी बात, ये हिसाब किताब आपको ध्यान रखना है। 4 फैराडे से 2 मोल्स वाटर डिकम्पोज हो रहा है, एक मोल वाटर कितने से डिकम्पोज होगा? 2 फैराडे से। 1 मोल वाटर डिकम्पोज बाय 2 फैराडे। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है एवरीवन? तो वेट ऑफ वाटर या मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे IT/2F। अंडरस्टूड? प्लीज आस्क अगर कोई डाउट हो तो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो वाटर कितना डिकम्पोज हुआ ये पूछ सकते हैं, H2 कितना निकला वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या निकलेगा और कितना कितना निकलेगा, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस इस पोर्शन से बनते हैं और बहुत आसान सा टॉपिक रहता है। So 2 ampere current is passed through 1 liter 0.5 molar ZnSO4 solution। ठीक है, फाइंड concentration of zinc ion remaining in solution after 9650 seconds।
करो एक बार इसको। इसके लिए बेस्ट अप्रोच वो रहेगी मोल्स निकाल के, मोल्स कितने डिक्रीज होंगे वो निकाल के, है ना, वॉल्यूम से डिवाइड करके कंसंट्रेशन डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, चलो मोल्स डिक्रीज्ड तरीके से आ गया सब कुछ। सबके लिए यही फॉर्मूला बेस्ट रहता है, IT बाय NF। IT बाय N, जिंक के लिए N2 हो जाएगा, F96500, ये आ जाएगा 0.1। 0.1 मोल्स डिक्रीज्ड। कंसंट्रेशन डिक्रीज के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। 1 लीटर ही दे रखा है तो यही आ जाएगा कंसंट्रेशन डिक्रीज 0.1 मोलर। क्लियर बच्चों, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.4 मोलर। ऑलराइट, आसान है, ऐसे शॉर्टेस्ट वे टू डू इट। मोल्स डिक्रीज्ड, वॉल्यूम डिक्रीज्ड, मोल्स डिक्रीज्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन डिक्रीज और फाइनल कंसंट्रेशन आ गया सीधे। बताओ जो समझ आ रहा है सबको? इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, और ऊपर जो हमने देखा पीएच घटना कम होना, क्वालिटी क्या रिलीज होगा क्या रिलीज नहीं होगा, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से इसको आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, एंड प्लीज एवरीवन ट्राई टू बी ऑन टाइम, है ना, वरना 10-15 मिनट थोड़ा लेट एक घंटे की क्लास में इतना उड़ाओगे टाइम तो फिर मिस हो जाएगा। ठीक है, ओके, एनी डाउट? अनन्या, क्लियर? Yes, sir. ओके, बाय एवरीवन।